आगे देखो मैंने शायद आपको ये लिखवा दिया होगा कि महासागरीय जल का जो दैनिक तापांतर है, जो मीन टेम्परेचर है, वो 1 डिग्री से ज्यादा का उसमें अंतर आता नहीं है। है ना? सेंटेंस जरा बोल दो, लास्ट वाला क्या लिखवाया था, एक आध पीछे का, तो मुझे बिल्कुल क्लिक करेगा कि वो हाँ यहाँ तक को करा दिया मैंने। लास्ट वाला सेंटेंस जरा बता दो। The mean temperature deviation of the surface water of ocean would be less 1 degree Celsius, but due to much carbon in oceanic water, this mean हाँ, temperature is being increased, and it is the ठीक main characteristics of global warming. ठीक ठीक, बिल्कुल बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना इस बात को, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पानी में भी कार्बन की मात्रा अगर किसी वजह से बढ़ जाती है तो भी पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर बर्फ में सेम है, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा तो वो पिघलेगी। ये फंक्शनिंग चलती रहती है। ठीक है? अब इन दोनों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखी जा सकती है। ओशंस के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक साइन है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। अब यहां से दो बातें निकल के सामने आई। मुझे अब ये बताओ सोच के, मान लो किसी पानी में मिनरल्स ज्यादा घुले हुए हैं, ऐसा समझो कि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, ऐसा समझो बड़े सीधे तौर पर। पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है, तो पानी ज्यादा गर्म होगा या कम गर्म होगा? एक पानी फ्रेश वाटर है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं है, एक पानी सलाइन वाटर है जिसमें नमक घुला हुआ है, कौन सा ज्यादा गर्म होगा अगर धूप में रख दें तो दोनों को? सर नमक वाला। नमक वाला पानी ज्यादा गर्म होगा। कारण उसका क्या है? मैंने जैसा अभी बताया आपको, एल्बिडो पानी का कम होता है, लेकिन पानी में जैसे ही एडल्ट्रेशन बढ़ेगी, एल्बिडो उसका, सॉरी, एल्बिडो ज्यादा होता है, लेकिन पानी में जैसे ही एडल्ट्रेशन बढ़ेगी तो एल्बिडो कम होने लगेगा। एल्बिडो कम होगा तो पानी की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, इसका मतलब पानी गर्म होगा। इसीलिए समुद्रों में, जिन समुद्रों में सैलिनिटी ज्यादा होती है, उनका मीन टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा आपको, वो गर्म होते हैं, समुद्र ज्यादा गर्म होते हैं। इसीलिए समुद्र का औसत तापमान नदी के औसत तापमान से ज्यादा होता है, क्योंकि नदी में तो फ्रेश वाटर होता है लेकिन समुद्र में सलाइन वाटर होता है। तो आप समझना इस बात को कि सैलिनिटी और टेम्परेचर पानी का, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सैलिनिटी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, सैलिनिटी कम तो टेम्परेचर कम पानी का। तो ये हुई। अब दूसरी बात इससे लिंक करो। दूसरी बात ये है, मान लो किसी समुद्र के ऊपर, जैसे देखो, हम लोगों ने 3 वृत्त पढ़े हैं ज्योग्राफी में, 3 सर्कल्स पढ़े हैं। एक इक्वेटर, ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त होता है पृथ्वी के ऊपर, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक फिर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, जिसे हम लोग कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक्स होते हैं। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अयन अक्षांश। अयन अक्षांश का मतलब हुआ जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहां सूरज झुका हुआ हो, अयन माने झुकना। सूरज वर्ष भर इन दोनों रेखाओं के ऊपर, दोनों रेखाओं के बीच में ही चक्कर लगाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस एरिया में सूरज की किरणें पैरेलल
परपेंडिकुलर पड़ती होंगी, पानी के ऊपर भी पड़ती होंगी। इसलिए इस एरिया का जो पानी है वो पोलर रीजन से ज्यादा गर्म रहता होगा, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो रेज हैं वो पैरेलल ना होके, परपेंडिकुलर ना होके, बल्कि इंक्लाइंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, इसलिए रुकती नहीं है, एंगुलर होके निकल जाती हैं, तो पानी को कम गर्म करती हैं, इसलिए पोल के ऊपर बर्फ मिलती है। अब एक बात और सोच के मुझे बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो समुद्र होंगे वो गर्म होंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब इसमें निष्कर्ष ये निकला कि यहां लवणता भी ज्यादा मिलनी चाहिए, सैलिनिटी भी ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब गर्म होंगे ये समुद्र तो एवोपोराइजेशन ज्यादा होगा, पानी भाप बन के ज्यादा उड़ेगा इन एरिया में, तो फिर समुद्र गर्म होंगे। अब सवाल हमेशा ये पूछा जाता है ज्योग्राफी में भी और एनवायरनमेंट में भी कई बार, कि किन लैटिट्यूड में समुद्रों की लवणता सबसे ज्यादा होती है, एट व्हाट लैटिट्यूड देयर वुड बी मच सैलिनिटी इन ओशंस। तो वैसे तो इक्वेटर आना चाहिए नॉर्मल जनरल थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि इक्वेटर पर तो सूरज की किरणें सदैव परपेंडिकुलर रहती हैं, इसलिए वहां पानी हमेशा भाप बन के उड़ता रहता है। अब पानी तो भाप बन के उड़ेगा, उसकी सैलिनिटी थोड़ी, नमक थोड़ी उड़ जाएगा भाप बन के, वो तो उसी में रहेगा, इसलिए पानी भाप बन के उड़ता रहा, सैलिनिटी वही रही, तो फिर सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे नहीं मिलती। इक्वेटर पे रोज बारिश होती है, और हर रोज 2:30 बजे के बाद रोज तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी जो भाप बन के उड़ा फिर वापस वहीं आ जाता है, इसलिए सैलिनिटी को बैलेंस कर लेता है वो। अब और कौन सा क्षेत्र बचा सबसे ज्यादा सैलिनिटी का जो गर्म है? वो ट्रॉपिक्स बचे, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती है। मेरी बात समझ में आई? ट्रॉपिक्स पे क्यों सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती है, आप लोगों को क्लियर हो गया ये? बाकी लोगों को? चलिए लिख लें। नेहा जी आपको क्लियर हुआ? क्योंकि आज बहुत दिन के बाद आप क्लास में हैं, ये बात समझ में आ गई केवल सैलिनिटी वाली? अब एक बात मुझे और बताओ, जीवन के लिए गर्मी आवश्यक है या सर्दी? मतलब ठंडे क्षेत्रों में जीवन ज्यादा मिलेगा या गर्म क्षेत्रों में? गर्म में सर। गर्म दोनों क्षेत्रों में में। जीवन, गर्म क्षेत्रों में जीवन हमें ज्यादा मिलता है ठंडे क्षेत्रों से। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में, गर्म समुद्रों में जो जीवन है वो ज्यादा मिलेगा हमें ठंडे समुद्रों की बनिस्बत। इसका मतलब ये भी हुआ कि ट्रॉपिक्स में हमें जीवन ज्यादा देखने को मिलता है समुद्रों में। देखो समुद्रों में जीवन की जो सबसे बड़ी सूचक होती हैं वो होती हैं कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां। इसलिए प्रवाल भित्तियां गर्म गर्म समुद्रों में ही आपको देखने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में प्रवाल भित्तियां इसलिए 23.5 डिग्री से, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, कोरल रीफ्स इसके अलावा नहीं मिलेंगी कहीं भी। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में कोरल रीफ्स है, मालदीव में तो बहुत बढ़िया कोरल रीफ्स है, लक्षद्वीप में, सॉरी, मालदीव में भी कोरल रीफ्स हैं। तो आप देखोगे ये ट्रॉपिक्स के पास है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास चली जाती है ये। तो जैसे ही इक्वेटर के पास, यानी 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे के बीच के एरिया में आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी। मोटी मोटी बात, समुद्रों में सबसे ज्यादा जीवन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। तो लिखो इस बात को।
देखो, अगर तापमान एक लेवल से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन को सपोर्ट करेगा। फिर जीवन एक लेवल से ज्यादा अगर तापमान है तो प्रभावित होने लगता है, दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जब समुद्रों में नेगेटिव इफेक्ट आना आता है गर्म होने का, एक लेवल से ज्यादा गर्म होने का, तो वो ये आता है कि जीवन मरने लगता है। और सबसे पहला फर्क पड़ता है प्रवाल भित्तियों के ऊपर ही। प्रवाल भित्तियां ग्रीन कलर की होती हैं। देखो, ये ना कोरल एक जीव होता है जो सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता है, खोल बनाकर रहता है अपने चारों ओर, एक खोल बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, चूने का। जैसे शंख देखा ना आपने, शंख और सीपी देखी होंगी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के खोल होते हैं। कोरल इन्हीं के बीच में रहता है। कारण उसका ये है कि अदरवाइज तो अगर वो अपना एक खोल ना बनाए अपनी स्किन के चारों ओर, तो सलाइन वाटर उसको गला देगा। तो वो क्या करता है, एक खोल बनाता है, इसमें रहता है। और इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एल्गे आ जाती है, ग्रीन कलर की एल्गे। वो क्या करती है, वो खाना बनाकर प्रवाल को देती है और प्रवाल उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए दोनों एक सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं, इसलिए प्रवाल भित्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। अब परेशानी ये होगी, मान लो अगर किसी वजह से पानी गर्म हो गया तो फिर ये प्रवाल जो है मरने लगते हैं। और वो एल्गे, सबसे पहले एल्गे मर जाती है, क्योंकि टेम्परेचर वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मर जाती है। वो सफेद कलर की पड़ने लगती है, व्हाइट कलर की इसलिए वो हो जाती है, ग्रीन कलर प्रवाल मर जाएगा एल्गे तो व्हाइट दिखेगा। तो फिर प्रवाल भित्तियां सफेद कलर की दिखती हैं। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ये खूब आया है एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी खूब आया है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। अमूमन देखने को मिला कि जब भी एल नीनो कंडीशन बनी हिंद महासागर में, तब तब ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग हुई, क्योंकि एल नीनो हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि कर देती है। और मैंने अभी आपको बताया, अगर तापमान एक लेवल से ज्यादा बढ़ा तो कोरल मरने लगते हैं, इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। समझ में आई बात आपको? जब भी तापमान बढ़ेगा याद रखना लवणता बढ़ जाएगी, और जब भी लवणता बढ़ेगी आप याद रखना तापमान बढ़ेगा। अब ये सैलिनिटी होती क्या है? देखो, ये पानी में घुले हुए क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं, तत्वों के, जो कि पृथ्वी से ही बह के जाते हैं समुद्रों में। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक। अब सोडियम जो स्रोत है, सोडियम और क्लोरीन का जो स्रोत है वो अर्थ ही है, अर्थ से ही ये बह के जाता है समुद्रों में। तो इसलिए जो स्रोत है सैलिनिटी का, वो अर्थ ही है फाइनली, लेकिन इकट्ठी होती है समुद्रों में। क्योंकि बहाव हमेशा किसी भी चीज का वो नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं। और इसकी जो पृथ्वी के निचले एरिया हैं वो समुद्र हैं, इसलिए बहाव हमेशा समुद्रों की ओर होता है। चूंकि बहाव समुद्रों की ओर है, इसलिए तत्वों का बहाव भी समुद्रों की ओर हुआ है, और फाइनली सैलिनिटी समुद्रों में इसलिए पाई जाती है। तो अब आगे समझना अगली बात को। समुद्र दो तरीके के होते हैं। देखो, ओशन तो खुला हुआ होता है, ओपन होता है ओशन, तो महासागर हमेशा खुला हुआ होता है। लेकिन जो सीज हैं वो दो तरीके के होते हैं। बस केवल इतना समझो कि समुद्र महासागर से छोटा होता है, और उसका एक भाग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समुद्र का की परिभाषा ये है कि सैलाइन वाटर से बनी कोई छोटी संरचना, ऐसी संरचना जो महासागर से छोटी हो, वो समुद्र कहलाएगी, सी कहलाएगी। अब ये ओशन भी दो तरीके, सी जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक खुला हुआ और एक बंद। खुला हुआ समुद्र वो होता है जो आगे चल के किसी महासागर से मिल रहा हो, यानी जिसके चारों ओर लैंड मास कम हो।
ठीक है, उसे हम लोग ओपन सी कहते हैं। जिसके चारों ओर लैंड मास ज्यादा हो उसे हम लोग क्लोज सी कहते हैं, बंद समुद्र कहते हैं। खुला और बंद समुद्र समझ में आया? Yes. देखो मैंने आपको ये बताया था कि लैंड मास की टेंडेंसी होती है कि वो तेजी से गर्म होता है, तेजी से ठंडा होता है, जबकि वाटर मास की टेंडेंसी ये होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। मान लो कोई समुद्र चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, जब लैंड गर्म होगी तो वो समुद्र भी गर्म हो जाएगा। लैंड गर्म हुई दिन में, रात को तेजी से लैंड ठंडी हो गई। जब लैंड दिन में गर्म हुई थी तो उसने पानी को भी गर्म कर दिया। अब रात को लैंड ठंडी हुई, लेकिन पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा समुद्र का, इसलिए लैंड के कॉन्टेक्स्ट में पानी धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म होता है। अब अगले दिन फिर सूरज निकल आया, फिर समुद्र पानी जो लैंड मास से गर्म हो गया, समुद्र का पानी अभी तक भी उतना ज्यादा ठंडा नहीं पहुंचा, फिर वो गर्म होने लगेगा। इसलिए लगातार लैंड मास से घिरे हुए जो समुद्र हैं उनके तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए उनका तापमान ज्यादा पाया जाता है। निष्कर्ष यहां से ये निकला कि जो खुले समुद्र होते हैं उनका तापमान होता है कम, और जो बंद समुद्र होते हैं उनका तापमान होता है ज्यादा। अब यहां से एक और बात कनेक्ट हुई। मैंने आपको ये बताया था सैलिनिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ चलते हैं। सैलिनिटी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो सैलिनिटी ज्यादा, इसलिए बंद समुद्रों में सैलिनिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे डेड सी, इजराइल में, इजराइल और लेबनान वगैरह की सीमा पर, जो कि सबसे ज्यादा सैलाइन है। तुर्की की वॉन झील दुनिया की सबसे ज्यादा सैलाइन। कैस्पियन सागर चारों तरफ से घिरा हुआ है लैंड मास से, सबसे ज्यादा सलाइन। इसलिए बंद सागरों की लवणता खुले सागरों की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। ये क्वेश्चन खूब आया है एग्जाम में, समझ में आ गया? लिख लें तो लिखो इसमें नोट में, लिखना इसमें, बंद सागरों की लवणता, बंद सागरों की लवणता खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होती है, खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होती है। द salinity of closed sea, the salinity of closed sea would be higher, would be higher than the salinity of open seas, than the salinity of open seas। ठीक है, अब ये क्रम से लिख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां कहां मिलती है। तो अगले पॉइंट से लिखना, विश्व में सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर्वाधिक लवणता इस प्रकार पाई जाती है। इन द वर्ल्ड maximum salinity is being found, maximum salinity is being found here। पहला लिखना, तुर्की की वॉन झील, वॉन, VAN, वॉन लेक ऑफ तुर्की, टर्की, लगभग 400% इसकी लवणता पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है इसकी। दूसरे नंबर पर मृत सागर, डेड सी, इसीलिए इसमें जीवन नहीं है क्योंकि इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत गर्म है। मृत सागर, चारों ओर से देखोगे तो ये घिरा हुआ है लैंड मास से। डेड सी। थर्ड लिखिए, ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूएसए। ग्रेट सॉल्ट लेक, इसका नाम इसीलिए सॉल्ट लेक पड़ गया, इसी के किनारे है सॉल्ट लेक सिटी। ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूएसए, है ना, हिंदी अंग्रेजी में नाम है सेम रहेगा। नेक्स्ट लिखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। मैप में देख लेना इन्हें एक बार घर जाके, कैस्पियन सी। नेक्स्ट लिखिए फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। और नेक्स्ट लिखिए लाल सागर, रेड सी, लाल सागर, रेड सी। अब एक नोट करके लिखिए आगे भी,
देखो हमारे आसपास दो सागर हैं, एक बंगाल की खाड़ी है और एक अरब सागर है। सोच के बताओ किस में ज्यादा सैलिनिटी मिलेगी दोनों में से। अरेबियन सी एक ओपन सी है और बंगाल की खाड़ी एक क्लोज सी के रूप में है, तो किसमें सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी? Closed Bay of Bengal. लेकिन बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है, अरब सागर में ज्यादा मिलती है। कारण उसका ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन यहां एक केस बदल गया। इसलिए इस बात को समझना है, ये पूछा गया है एग्जाम में। केस क्या चेंज हो गया? केस ये चेंज हुआ कि हम लोग देखते हैं भारत की जितनी भी रिवर्स हैं वो सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। रिवर्स पानी लेके जाती हैं फ्रेश, इसलिए वो सैलिनिटी को बंगाल की खाड़ी की कंट्रोल कर देती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर सलाइन वाटर की सैलिनिटी को रेगुलेट कर देता है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत कम हैं, एक आध दो चार को छोड़कर बाकी नहीं गिरती हैं, इसलिए वहां सैलिनिटी लगभग बराबर बनी रहती है। समझ में आ गया क्यों बंगाल की खाड़ी में कम मिलती है, अरब सागर में ज्यादा मिलती है? इसलिए अरब सागर का तापमान ज्यादा मिलता है बंगाल की खाड़ी के तापमान से। ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप लिखना